गुड इवनिंग बच्चों। हैप्पी जन्माष्टमी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी। मैंने कहा था ना, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा अगर आप तैयारी करते रहोगे तो। समझ में आ रहा है ना? होमवर्क कर लिया पूरा, जो होमवर्क दिया था? हाँ, आसान होगी ना शीट? ठीक है। आज H2 जेई मेंस जेई एडवांस कंप्लीट कर लेना, आज बाकी की बची हुई शीट कंप्लीट कर लेना, ठीक है। पूरा कहाँ दिया था? मैंने तो केवल O1 O2 S1 दिया था केवल। ठीक है। शीट आसान था, सवाल भी कम होंगे, आपने कर लिया होगा, वेरी गुड। ठीक है, अपन डिस्कस कर लेंगे आज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। देखो, जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट, मेरी आवाज आ रही है ना सब लोगों को? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल में एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट आता है कि मतलब पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसा हुआ। ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, नया चैप्टर है। ठीक है, ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हमें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में अपन जो पुरानी हिस्ट्री वाला पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको ऑलरेडी लिख के लाया हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार पूछता रहूंगा तो आपको रिवाइज हो जाएगा। बस आपको समझना है, आप घर जाके इसे नोट कर लेना। ये क्या हम लोग ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं केवल आज आज के लिए? जो पुराना वाला हिस्ट्री वाला पार्ट है, ठीक है, नोट्स बनाने हैं आपको, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आज हम लोग ऐसे प्रोसीड करते हैं, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, फिर इंपॉर्टेंट पार्ट पर अपन ज्यादा टाइम दे पाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल कैसे बनी, क्या है पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में थोड़ा जानिए। पीरियोडिक टेबल क्या है? जब एलिमेंट्स को जैसे जैसे उनकी खोज होती गई, उनकी डिस्कवरी होती गई, तो उन्हें एक अरेंजमेंट में जमाना था, किसी एक टेबल में जमाना था। इससे पता तो चले कि हमें किस किस तरीके के एलिमेंट मिले हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, अभी राइट डाउन नहीं करना है बेटा, आप समझो केवल। ठीक है, अगर कोई पॉइंट नजर आता है तो उसको आप लिख सकते हो शॉर्ट नोट्स में, अदरवाइज मत करो। ठीक है, समझो। तो एक पीरियोडिक टेबल का मतलब समझते हो ना? कोई एलिमेंट की ऐसी टेबल, कुछ अरेंजमेंट के साथ एलिमेंट को अरेंज किया हुआ है, मतलब कुछ पर्टिकुलर पैटर्न के साथ, उनको कुछ प्रॉपर्टी के साथ उनको अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो कई सारे साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने ये चीज करने की कोशिश करी कि जिन जो जो एलिमेंट उनके पास ऑलरेडी डिस्कवर्ड थे, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप ढूंढ कर उनको अरेंज करना चाहा। मैंने दो वर्ड बोले, उनको रिलेशनशिप और उनको अरेंज करना। ठीक है, रिलेशनशिप और अरेंज करना। तो पहले हम लोग लर्न करेंगे हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पहले होता है लेवोशियर क्लासिफिकेशन। लेवोशियर एक रेनेसांस का एक विद्वान का नाम है, एक इंटेलिजेंट पर्सन का नाम है। ठीक है, लेवोशियर क्या क्लासिफाई करते हैं पीरियोडिक टेबल को? लेवोशियर ने पीरियोडिक टेबल को मेटल एंड नॉन मेटल में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल में। मेटल जनरली हार्ड सब्सटेंस होते हैं, नॉन मेटल जनरली उतने हार्ड सब्सटेंस नहीं होते हैं। लेवोशियर ने क्या किया, बताइए मुझे। लेवोशियर ने क्या किया, कैसे क्लासिफाई किया? मेटल और नॉन मेटल में। ठीक है, अब बताइए, क्या इसमें आपको मेटेलॉइड की पोजीशन पता चली?
क्या लेवोशियर की ये कमी थी या नहीं थी? कमी थी। ठीक है, इसमें मेटालॉइड की पोजीशन नहीं पता चली, तो यहां पर हम लोग इसकी डीमेरिट लिखेंगे, ही कुड नॉट प्लेस मेटालॉइड इन हिज पीरियोडिक टेबल। उसके पीरियोडिक टेबल में मेटालॉइड जैसे सब्सटेंस की कोई पोजीशन नहीं थी। अब आप लोग पूछोगे कि सर ये मेटालॉइड होते क्या है? मेटलॉइड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि ना तो पूरे मेटल होते हैं ना ही पूरे नॉन मेटल होते हैं, वो इन बिटवीन पीरियोडिक टेबल, इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में अपनी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अमन कुमार, ये फालतू सवाल पूछने के लिए आपको क्लासेस ही मिलती है क्या? कभी कोटा की क्लास अटेंड करी है आप लोगों ने? ये बताइए मुझे, कभी कोटा की क्लास अटेंड करी आईआईटी जेईई एडवांस की? जो क्लास में बोलने नहीं दिया जाता है बेटा, आप जो इतनी आसानी से कमेंट पास कर देते हो, कुछ भी पूछ लेते हो ना, ये होता नहीं है वहां पे, क्लास से बाहर निकाल देता है टीचर अगर क्लास डिस्टर्ब की जाती है इस तरीके से। जो मैं पूछ रहा हूं केवल उसका जवाब आना चाहिए। क्लास से बाहर निकाल दूंगा मैं। फिर बोलते हो कि समझ में नहीं आ रहा है। समझ में कैसे आएगा जब आपने एग्जाम तो बढ़िया सा चूज कर लिया आईआईटी एडवांस, पर उसके लायक आप दिमाग लगा ही नहीं रहे हो, होने के बावजूद भी नहीं लगा रहे हो, फोकस ही नहीं कर रहे हो। फोकस करो बेटा। ठीक है, लेवोशियर का क्लासिफिकेशन कोई मुझे बताएगा? टाइप करो बेटा, लेवोशियर किस तरीके से क्लासिफाई किया मेटल एंड नॉन मेटल में? ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल में क्या यहां पर मेटलॉइड के लिए कोई जगह थी? नहीं। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद आता है अपना डोबरनियर ट्रायड। डोबरनियर साइंटिस्ट का नाम है, DOBER, डोबरनियर। डोबर मतलब गोबर जैसा डोबर। ठीक है, डोबरनियर, वो बोलते हैं ना, जेठालाल बोलता है डोबी, उसका मानो डोबरनियर। ठीक है, डोबरनियर क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसने क्या किया? he tried to uh, he tried to he tried to classify element in increasing order of atomic weight. उसने क्या किया? एटॉमिक वेट का क्राइटेरिया लिया, एटॉमिक वेट की उससे क्लासिफाई किया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट है तो अपन सारे के सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में बढ़ा देते हैं, बना देते हैं, अरेंज कर देते हैं। फिर उसने क्या किया? उसने उनके ट्रायड्स देखे, कई सारे एटम ऐसे थे जिनके बीच में, और ये ग्रुप में थे, वर्टिकल एलिमेंट ऐसे थे, मतलब वर्टिकली अरेंज एटम ऐसे थे कि जिनके जो एटॉमिक मास थे, फॉर एग्जांपल ये M1 है, ये M2 है, M3 है, तो M3 और M1 का, M1 और M3 का जो एवरेज एटॉमिक मास था वो M2 के बराबर था। ट्रायड का मतलब होता है 3, डायड का मतलब होता है 2, टेट्रायड का क्वाड का मतलब होता है 4, पेंटायड का मतलब होता है 5। समझ रहे हो? ट्रायड मतलब 3। ठीक है, ट्रायड, TRIADS, ट्रायड मतलब 3 ऐसे ग्रुप, 3 एलिमेंट्स के ऐसे ग्रुप निकाले। ठीक है, 3 एलिमेंट के ऐसे ग्रुप निकाले इसने कि जिससे फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज था वो सेकंड के बराबर आ रहा था। जैसे ठीक है, अब इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट का मतलब समझो, सपोज आपके पास M1 M2 M3 है। अच्छा, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। आपने लिया हाइड्रोजन, लिथियम और ऑक्सीजन। बताओ पहले हाइड्रोजन आएगा कि लिथियम आएगा कि ऑक्सीजन आएगा? अकॉर्डिंग टू डोबरनियर क्लासिफिकेशन हाइड्रोजन आएगा। वेरी गुड। फिर क्या आएगा हाइड्रोजन के बाद में? लिथियम। फिर क्या आएगा? फिर ऑक्सीजन आएगा। वेरी गुड। मतलब इनके एटॉमिक मास जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, हाइड्रोजन का 1.008 AMU होता है, याद नहीं करना है आपको, मैं बता रहा हूं। लिथियम का 3 होता, लिथियम का आपके पास 6 हो जाएगा और ऑक्सीजन का आपके पास 16 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे इंक्रीज करते हुए एटॉमिक मास जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो ट्रायड अगर मैं पूछूं, अगर मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन दूं तो क्वेश्चन सोल्व करो। इफ
two elements of Dobrnir triad are 5 or 15. What is third element? बताओ. A option 10, B option 25, C option 17, D option 12, 12.5. बताइए. इसका आंसर ए और बी होगा. समझे कि नहीं? हाँ, आप समझो 5 और 15 दिया हुआ है, तो या तो 15 एवरेज होगा, तो 25 होगा, तो तब 15 ये ट्रायड बन गया, या फिर यहां पर 5 और 15 का एक एवरेज होगा 10 वाला. हो गए दो. समझो अपने आंसर क्या दे रहे हो, समझो यहां पर. ठीक है, 10 और 15 होगा. ठीक है, ट्रायड. अब यहां पर समझो, ट्रायड वर द एलिमेंट इन विच द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट. अगर मैंने आपसे ये बोला होता कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट 5 और 15 है, तो बताओ बीच वाला एलिमेंट कौन सा होता? वेरी गुड, बीच वाला एलिमेंट 10 है. मैंने बोला है केवल दो एलिमेंट दिए हुए हैं जिनका जो ट्रायड बना रहे हैं, उनका है 5 और 15. तो ये दो तरीके से ट्रायड बना सकते हैं. ठीक है, एटॉमिक मास वच अप्रो. ठीक है, तो इसने बोला है कि अब कैसे आया ये भी बताऊं क्या बेटा? ये तो बता दिया ना, देखो ना, दो तरीके से अर्थमेटिक मीन हो सकता है. एक तो 15, 25 और 5 हो सकता है, और एक और 5 और 15 का अर्थमेटिक मीन हो सकता है. ठीक है, ट्रायड वर द एलिमेंट इन विच अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट. लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन अप्रोक्सीमेटली मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा. सपोज आपका यहां पर दिया हुआ है M1, M2 और M3. तो आप यहां पर देख रहे हो M1 और M3 का जो अर्थमेटिक मीन है वो M2 के बराबर है. M1 और M3 का जो अर्थमेटिक मीन है वो M2 का. आदित्य बेटा, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा आपको. आप क्लास में ध्यान देने की बजाय एक ही स्टेटमेंट टाइप किए जा रहे हो बार बार. बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होता है, ऐसे मैं डांटता हूं. तो डिसिप्लिन रहो. ठीक है, अगर यहां पर M1, M2 और M3 इनको मान लें, तो क्या मुझे बता सकते हो M1 और M3 का एवरेज जो है वो M2 के बराबर होगा? दिख रहा है आपको? 39 प्लस 7 कितना हो गया? 46. 46 कितना आ रहा है डिवाइड बाय 2? 23. तो ये डोबर्नियर ट्रायड हुए नहीं हुए? बताइए, क्या डोबर्नियर ट्रायड हुए नहीं हुए? यस. अब यहां पर देखिए, Cl क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्या ये डोबर्नियर ट्रायड है? देखो, अप्रोक्सीमेटली बराबर आएगा, ये डोबर्नियर ट्रायड होंगे. देखो, अप्रोक्सीमेटली बराबर आएगा, 81 समथिंग आएगा, और आपका ब्रोमीन का होता है 80 के अराउंड. ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ, 81.25 आएगा ये. ये आपका अराउंड 80 के बराबर आएगा. ठीक है, तो ये डोबर्नियर ट्रायड मान लिया जाता है. ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनका कैल्शियम का एटॉमिक मास होगा 40 AMU, स्ट्रोंशियम का होगा 87.6 और बेरियम का होगा 137. तो ये भी डोबर्नियर ट्रायड बनाते हैं. देखो, इन दोनों का एवरेज लो, इन दोनों का एवरेज लोगे तो ये 88.5 आएगा, आपका अप्रोक्सीमेटली 87.6 के बराबर. ठीक है, तो ये डोबर्नियर ट्रायड है. अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ,
कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का है यहाँ पर मैं लिख ही देता हूं, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का यहाँ पर आएगा 14, ऑक्सीजन का 16। क्या ये डोबर्निया ट्रायड है क्या? नो, दे आर नॉट डोबर्निया ट्रायड। इसका कारण है क्योंकि ये पीरियड में एग्जिस्ट करेंगे, ये किसी ग्रुप में नीचे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आपने देखो जो सारे एलिमेंट लिए तो वो ग्रुप वाले लिए हैं। देखो लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, सिमिलर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हैलोजन फैमिली में। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापू राजी, ये चीज पढ़ेंगे अपन पीरियोडिक टेबल में, है ना। मेरिट्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखो इसकी मेरिट क्या थी, डोबर्नियर ट्रायड की मेरिट क्या थी? इसकी मेरिट ये थी, ये पहली बार एटम का अरेंजमेंट एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हुआ था। सब पता चलेगा, चिंता काहे कर रहे हो। ग्रुप में होती है तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, अगर ग्रुप में नहीं होंगे तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती, वरना याद करो, ठीक है। हाँ, मेरिट, मेरिट क्या था? पहली बार किसी ने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग कोई पीरियोडिक टेबल बनाई थी, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल बनाई थी। दूसरा मेरिट क्या था? एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज वर अरेंज्ड इन ट्रायड, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, मतलब एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के थे उनको ट्रायड में अरेंज किया गया था। बेटा मैं तो एलन पे ही हूँ, कोटा में ही हूँ मैं तो, ठीक है। डिमेरिट, ट्रायड रूल कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर होल पीरियोडिक टेबल। बुरी बात क्या थी? इन भैया जी ने ट्रायड रूल तो दिया, ऐसा समझ के दिया कि यार ये तो सब कुछ सोल्व कर देगा मेरा, पर ऐसा हुआ नहीं। पूरी पीरियोडिक टेबल में ट्रायड रूल नहीं लगता है। नॉट ऑल एलिमेंट कैन बी ग्रुप्ड इनटू सच ट्रायड्स। ऐसे सारे सारे एलिमेंट्स को ट्रायड्स में ग्रुप नहीं कर सकते, बुरी बात तो ये है, ठीक है। फिर एक और बंदा आता है, सोचो तो सही, अपनी अपनी अपने ये इनोवेशन इजाद करके ला रहे हैं, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। ये भैया बोलते हैं कि जैसे जैसे आपका सारे गामा पादा नीसा होता है वैसे ही एलिमेंट आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज में, और वापस सारे गामा पादा नी, फिर सारे गामा पादा नी के बाद वापस सा आता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जैसे ये सारे गामा पादा नी होता है, ऑक्टेव्स होते हैं, उसी के वैसे ही एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी रिपीट होती है। नहीं, ट्रायड्स को केवल वर्टिकली अरेंज करते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज से, ठीक है। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, ठीक है। ठीक है, अब इसमें समझो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। इन भैया ने बोला कि जैसे सारे गामा पादा नीसा वापस रिपीटेशन हो रहा है, वैसे ही एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में भी रिपीटेशन हो रहा है। ऑक्टेव का वर्ड मतलब समझो, ऑक्टेव आठ, ऑक्टेव का मतलब आठ नहीं, यूं समझो ऑक्टेव होते हैं ना, म्यूजिक इंडस्ट्री में वर्ड होता है ऑक्टेव, ठीक है, वैसे ही बात हो रही है। तो यहां पर क्या है, सरगम जो भी बोलो, ही अरेंज एटम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। देखो अब ये पिछले वाले की समझदारी यूज कर रहे हैं कि एटॉमिक वेट में इंक्रीज करो, ठीक है। एंड ऑब्जर्व दैट एवरी 8 एलिमेंट शोड सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज कंपेयर टू फर्स्ट एलिमेंट। सही बात बोलूं, इनकी बात में कुछ हद तक सच्चाई है, पर पूरी तरीके से इन्होंने ट्रुथ डिस्कवर नहीं किया। इनकी बात में कुछ हद तक सच्चाई है जो ये बोल रहे हैं,
कि ऐसा तो होता है एलिमेंट रिपीट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी। जैसे आपने क्लोरीन लिखा, आपने ब्रोमीन लिखा, आयोडीन लिखा, आपने फ्लोरीन ऊपर लिखा, तो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन तो आया ना, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन तो आया कुछ टाइम के बाद में। अब माना 8 के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, माना वो रूल तो गलत है, पर रिपीट तो हो रहा है कुछ ना कुछ। ब्रोमीन के बाद आयोडीन आया। समझ में आ रहा है आपको कि रिपीटेशन तो है प्रॉपर्टीज में, पर जो इन्होंने बताया वो गलत था। पर कुछ हद तक इनकी बातें हिट तो कर रही थी सही बात पे। ठीक है, आपको बस ये पॉइंट उठाने हैं माइन्यूट माइन्यूट से, कि ये बोलने में बंदा इंटेंशन तो सही है इसका, कुछ हद तक सही बोल रहा है, पर ये गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूरा सही नहीं है। दूसरी बात थी कि नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, वहां तक नोबल गैसेस नहीं डिस्कवर्ड हुई थी। तो इसने बोला कि एवरी एर्थ एलिमेंट, मतलब 7 एलिमेंट और 7 के बाद 8वां रिपीट होगा, जबकि अपन जाते हैं 8वां एलिमेंट नोबल गैस होता है, नोबल गैस के बाद रिपीट होता है। बेटा याद करने के लिए, ठीक है। सारे गामा, तुम लोगों का विलायती बाबू हो गए तुम लगता है ना। सारे गामा पा धा नी सा। ठीक है, इन्होंने बोला, हाँ ठीक है, इन्होंने बोला नोबल गैस, इन्होंने क्या बोला, बात समझो, कि हर 8वां एलिमेंट होगा। 8वां एलिमेंट बोला भैया इन्होंने, जबकि अपन जानते हैं 9वां एलिमेंट रिपीट करता है कुछ टाइम तक। ठीक है, अरे डोरेमी फोसा हिंदी में समझ लो बेटा, आजकल म्यूजिक वगैरह तो सुनते होंगे ना आप लोग। ठीक है, आप समझो, इन्होंने बोला इन्होंने क्या बोला कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, लिथियम, बोरो, कार्बन, नाइट्रोजन, आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सोडियम आना चाहिए था। ठीक है, पर सोडियम नहीं आता है, यहां पे अपन जानते हैं नियोन आता है। 8वां एलिमेंट नियोन होता है। बहुत बढ़िया सौरभ सिंह घोष, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है पहले मेरी बात सुनो, फिर इनकी बात भी बताता हूं। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, ये हुआ। इन्होंने बोला कि सा पे रिपीट हो जाना चाहिए था 8th एलिमेंट, जबकि 8th एलिमेंट इन्होंने सोचा सोडियम आएगा, जबकि ये आता है नियन। सोडियम मतलब 9th एलिमेंट रिपीट हुआ। फिर जिसके बाद क्या होता है, सौरभ ने ये बात बोली कि सर 3D भी आता है इसमें। जानते हो कि सोडियम के बाद में आप देखते हो सोडियम, फिर पोटेशियम, इसके नीचे पोटेशियम, फिर पोटेशियम के साथ में आता है कैल्शियम, फिर कैल्शियम के साथ में डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। आपने अगर पेरियोडिक टेबल लिखी होगी, सामने रख रखी होगी, तो आपने देखा होगा कि कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, है ना, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब स्टार्ट हो रहे हैं। तो 8th एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, तो इनका स्टेटमेंट और गलत हो गया। सबने पेरियोडिक टेबल खरीद रखी है ना। हाँ, उसको सामने रख के देखो। ठीक है, गलत हो जाना तो गलत हो जाता है ना, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। हाँ, ठीक है। अब मेरिट्स क्या थी इस बात की, इसने ट्राई किया एटलीस्ट लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज करने का। इसने ट्राई किया लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज करने का। इसकी डिमेरिट क्या थी, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट डिड नॉट फॉलो द ऑक्टेव रूल एंड नोबल गैस वर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, नोबल गैस इंक्लूड नहीं की गई थी, और लार्ज नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑक्टेव रूल नहीं फॉलो कर रहे थे। ठीक है, अब आता है अपना रियल स्टोरी स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, अब समझो। इसके बाद आता है अपना लोथर मेयर का। लोथर मेयर साइंटिस्ट थे, MEYER। ठीक है, लोथर मेयर थे। इन्होंने इन्होंने क्या किया कि
अभी तक सब लोग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे थे। सुनो, इसे नोट कर लो, हल्का सा ड्रॉ कर लो, ठीक है, रफ में, फेयर कर लेना बाद में, हल्का सा ड्रॉ कर लो, ठीक है। अभी तक लोग क्या कर रहे थे, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे थे। भाई डोबर्नियर ने भी यही किया, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल ने भी, न्यूलैंड ने भी यही किया, एटॉमिक वेट के साथ अरेंजमेंट तो किया। अब लोथर मेयर ने क्या किया, उसने कारण जाना। उसने क्या कारण जाना कि लोथर मतलब ये एटॉमिक वेट क्यों ले, हम लोग एटॉमिक वेट क्यों ले। तो जब मैंने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करी थी तब मैंने आपसे बोला था कोई उनके बीच में रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना एलिमेंट्स के बीच में, और उस रिलेशनशिप के बेसिस पर उनको अरेंज करना है। बहुत बड़ा वर्ड है। अभी तक हम लोग जो रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो रिलेशनशिप है आपका एटॉमिक वेट से। तो इन्होंने क्या किया, लोथर मेयर जी ने, लोथर मेयर ने क्या किया, इन्होंने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशनशिप ढूंढा, ठीक है। एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, देखो, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में इन्होंने रिलेशनशिप ढूंढा। तो इनको पता चला, इन्होंने कर्व ड्रॉ किया, एटॉमिक वेट डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक वेट के लिए इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक वॉल्यूम निकाल लिए, ठीक है। इन्होंने कर्व ड्रॉ किया तो इन्हें एक चीज पता चली कर्व में, इन्होंने कुछ चीज देखी कर्व में। इन्होंने क्या देखा कि जो आपके अल्कली मेटल थे, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम थे, यहां आगे सीजियम भी आएगा, ठीक है, सीजियम फिर फ्रांसियम, वो पीक पर थे। मतलब पीक समझते हो ना, किसी पहाड़ी की चोटी, ठीक है, उस पर थे। तो इसने कहा कि इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द कर्व, इसने बताया कि टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द कर्व वर ऑक्यूपाइड बाय द अल्कली मेटल। अल्कली मेटल को याद रखो, लिथियम, अपनी टेबल में देखो अल्कली मेटल को, सबसे लेफ्ट में होंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, दिख रहे हैं अल्कली मेटल, दिख रहे हैं आपको? क्या आपको अल्कली मेटल दिख रहे हैं? फर्स्ट ग्रुप, वेरी गुड, फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर 1 है ना, उनको अल्कली मेटल बोलते हैं, ठीक है। वो अल्कली मेटल की पोजीशन क्या है लोथर मेयर कर्व में, बताइए? टॉप, पीक पर, ठीक है, पीक पर कर्व है, वेरी गुड। फिर जिसके बाद इन्होंने देखा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल की पोजीशन है डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। तो बताइए अल्कलाइन अर्थ मेटल दिख रहे हैं आपको? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ग्रुप 2 में, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 में आपको दिख रहे होंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल, दिख रहे हैं ना आपको? अल्कलाइन अर्थ मेटल दिख रहे होंगे सेकंड ग्रुप में। उनकी पोजीशन क्या थी लोथर मेयर कर्व में? डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व। डिसेंडिंग मतलब जब नीचे आते हैं ऊपर से, वो वाला पार्ट, ये वाला चढ़ने वाला हो गया, ये वाला उतरने वाला हो गया। तो यहां पर थे ये सारे के सारे, दिख रहे हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। हमेशा ऐसे चलना है और उतरते टाइम आपको देखना है, समझ रहे हो? डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बताइए लोथर मेयर कर्व किस किस के बीच में बनाया गया है? लोथर मेयर में एक्स एक्सिस क्या है बताइए? एटॉमिक वेट, वेरी गुड, एटॉमिक वेट है बेटा, वॉल्यूम नहीं है। वाई एक्सिस क्या है? एटॉमिक वॉल्यूम, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अब हेलोजन, हेलोजन आपको दिख रहा होगा 17th ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दिख रहा है? हेलोजन अपनी पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यस। तो इन्होंने बोला कि हेलोजन ऑक्यूपाइड, ठीक है, हेलोजन ऑक्यूपाइड कौन सी पोजीशन?
असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। असेंडिंग पोजीशन मतलब चढ़ती हुई, जो पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं वैसी पोजीशन। एटॉमिक मास है एटॉमिक वेट दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। पहाड़ी पर चढ़ती हुई पोजीशन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर यहां पर आयोडीन। समझ रहे हो? अब बताइए, चलो पहाड़ी की पीक पर कौन सी पोजीशंस थी? बताओ, पहाड़ी की पीक पर किसने ऑक्यूपाई कर रखा था? अल्कली मेटल्स ने। वेरी गुड। पहाड़ी के उतरते समय डिसेंडिंग पोजीशन पर कौन था? डिसेंडिंग पोजीशन पर कौन था? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ अल्कली मेटल नहीं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन, ALKALINE, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, पहाड़ के चढ़ते चढ़ते समय कौन था असेंडिंग पोजीशन पर? हेलोजन्स। वेरी गुड। याद हो गया आपको तीनों? इन तीनों में से ही सवाल पूछा जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ वर ऑक्यूपाइड बाय द मेटल एंड मेटलॉइड, ये याद रखना है। बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ वर ऑक्यूपाइड बाय द मेटल एंड मेटलॉइड। अच्छा, अब बताइए, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होंगे, क्या उनकी डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी? बॉटम मोस्ट पॉइंट पर होंगे, उनकी डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी? मोर या लेस? मोर। सोचो ना बेटा, उनका एटॉमिक मास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है पर एटॉमिक वॉल्यूम सबसे कम है, तो डेंसिटी तो तगड़ी हो गई ना। समझे? यही बात है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि बॉटम पर मेटल और मेटलॉइड क्यों एग्जिस्ट करते हैं। ऑस्मियम, टंगस्टन ऐसे मेटल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका इसका फायदा क्या था, इसकी मेरिट क्या थी? फर्स्ट टाइम ग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बार किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टीज की बात करी और उन प्रॉपर्टीज को एक ग्राफ बनाकर ड्रॉ कर दिया। पहली बार ऐसे हुआ था। कोई गाने गा रहा था, कोई तीन एलिमेंट के पेयर ढूंढ रहा था, पर किसी ने बेसिक प्रॉपर्टी बात करी, एटॉमिक वॉल्यूम की। एटॉमिक वॉल्यूम मतलब एटॉमिक साइज, मतलब एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा था कोई। पहली बार कोई बुद्धि वाली बात कर रहा था, समझो, ठीक है। फर्स्ट टाइम ग्राफिकल क्लासिफिकेशन, और बुद्धि वाली बात तो कर रहा था पर स्मार्टली बात कर रहा था, ग्राफ बना बना के, है ना। ग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज वर गिवन। कौन सी प्रॉपर्टी थी यहां पर? कौन सी प्रॉपर्टी यूज की इन्होंने, लोथर मेयर ने? कौन सी प्रॉपर्टी यूज की लोथर मेयर ने? वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम। वेरी गुड। डिमेरिट क्या थी? ग्राफ वर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इस तरीके से क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाँ, अब आता है अपना मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अपना क्या होता है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब समझो, ठीक है, अब समझो। अब इसमें समझने की जरूरत है थोड़ा, ठीक है। पहली बात तो, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, ये वाली पीरियोडिक टेबल मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पे बेस है, ठीक है। ठीक है, नोट्स बाद में बना लेना, मैं प्रोवाइड करूंगा, आज शाम को जाते ही बना लेना। बस आज आज का काम है ये तो। बाकी तो अपन डेली जैसे खुद लिखते हैं, खुद नोट्स बनाते हैं ना, वो काम करेंगे, वो तो आज आज का काम है, ठीक है। ठीक है, अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में आप पहली बार सुनोगे कि ये किस पे बेस थी? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। खुद का एक लॉ डेवलप किया, उसके ऊपर बेस था, ठीक है। इसने बताया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट वर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। अब ये अब बड़ा दिमाग लगेगा इसमें, सोचो क्या कहना चाहता है, ठीक है। अब इसमें समझना बेटा, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हाँ मैं बता रहा हूं। अच्छा, आपको ये पता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पेरियोडिकली रिपीट हो रही है? जिनका कुछ भी इश्यू आ रहा है,
ठीक है, वो लॉग आउट करके वापस लॉग इन करें। और जिनको फोन नंबर की ज्यादा जरूरत है, मैं क्लास से बाहर निकाल देता हूँ, आपको फोन नंबर सारे जुटाते रहना कहीं से भी। क्लास में सुनने की जगह आपकी इंटेंशन जाने कहाँ कहाँ भ्रमण कर रही है। ठीक है, समझो, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या पेरियोडिक फंक्शन पेरियोडिकली रिपीट हो रही है? पेरियोडिकली मतलब जैसे आपने एक कर्व देखा ना, आपने साइनसोइडल वेव का कर्व देखा है? साइनसोइडल वर्ग का कर्व का ये कर्व देखा है? आफ्टर अ पीरियड ये रिपीट होती है ना, ये वापस रिपीट हो रही है। पेरियोडिक मतलब आफ्टर एन इंटरवल, कांस्टेंट इंटरवल हो जरूरी नहीं है, आफ्टर एन इंटरवल एक रिपीटिंग पैटर्न नजर आना चाहिए। फिक्स्ड इंटरवल जरूरी नहीं है। पेरियोडिक आप ये मानो आफ्टर एन इंटरवल रिपीटेशन होना चाहिए। ठीक है, आपके पेरियोडिकली एग्जाम हो रहे हैं, मतलब आपके हर 21 दिन में एग्जाम होंगे ना, तो आप क्या बोलते हो? पेरियोडिकली एग्जाम हो रहे हैं। आपके क्लास के पीरियड्स होते हैं, आपका हर 1.5 घंटे का क्लास का पीरियड होता है जिसका पेरियोडिकली आपकी क्लास हो रही है। समझ रहे हो? रिपीटिंग आफ्टर अ सर्टेन टाइम। ठीक है, अब समझो, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पीरियडिकली रिपीट हो रही है। समझ रहे हो? आया समझ में? और ये चीज आपने देखी भी है, आपने खुद एग्री किया इस चीज से। तो इस चीज से ये अमन कुमार रॉय को क्लास से बाहर निकालना, तो मुझे खूब पंगे कर रहे हैं मेरे साथ। लास्ट बार नहीं है बेटा, ठीक है? क्लास मिस नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, इस वजह से मैं मना कर रहा हूँ, वरना एक बार रिप्लाई करो, बार बार करने की जरूरत नहीं है, और क्लास में फोकस करो। ठीक है, आपके बेनिफिट के लिए बात कर रहा हूं मैं। अब आपने मुझसे कहा था कि सर हमें तो पता है पेरियोडिक कैसे रिपीट हो रही है, आपने मुझे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का और आयोडीन का एग्जाम्पल से भी समझे थे आप कि सर ये सारी की सारी हेलोजन है और ये रिपीट हो रही है, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। आफ्टर सम टाइम फ्लोरीन से आप जाके वापस क्लोरीन पे आए ना, आपकी पेरियोडिक टेबल खोल के देखो, क्या फ्लोरीन से आप क्लोरीन को आए? नहीं आए? कुछ टाइम के बाद में आए ना। क्लोरीन से ब्रोमीन को आए, ब्रोमीन से आयोडीन को आए, पेरियोडिकली आए। कुछ टाइम के बाद आपने सेम सेम प्रॉपर्टीज देखना स्टार्ट किया पेरियोडिक टेबल में। वहां पे क्या लिया हुआ है? वहां एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है? आपके पास जो पेरियोडिक टेबल है उसमें, आपके पास जो पेरियोडिक टेबल है उसमें कैसे अरेंज किया हुआ है? एटॉमिक नंबर से। वेरी गुड, आप समझ रहे हो? बाकी लोग गलती किए जा रहे थे, पहले वाले पुराने लोग वो एटॉमिक मास को देखते जा रहे थे, एटॉमिक वेट को देखते जा रहे थे, वो एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक वेट से रिपीटेशन ला रहे थे प्रॉपर्टीज में। तो यही पेरियोडिक लॉ है, यही मेंडलीव्स का पेरियोडिक लॉ है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, वो पेरियोडिक फंक्शन होती है किनकी? उनके एटॉमिक वेट की। ठीक है, ठीक है। उस टाइम तक नियरली 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, ठीक है, अप टू हिज टाइम, एंड ही अरेंज्ड दोस एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। इसका खुद का पेरियोडिक लॉ फॉलो कर रहा है। मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी। ठीक है, 7 हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला गया? आपको दिख रही है हॉरिजॉन्टल रोज? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, उनको पीरियड बोला गया। ठीक है, 8 वर्टिकल कॉलम थे जिनको ग्रुप और फैमिली बोला गया। ठीक है, 8 वर्टिकल कॉलम थे जिनको ग्रुप और फैमिली बोला गया। ग्रुप, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला जाता है? बताइए। पीरियड। और वर्टिकल कॉलम को क्या बोला जाता है? ग्रुप। ठीक है,
When noble gases were discovered, an addition group was called group 0 was added. जब नोबल गैस डिस्कवर्ड हुई तो इन्होंने एक ग्रुप और ऐड किया था, ग्रुप 0. ठीक है. Except group 0 and group 8, all other were divided into two parts, A और B. अब यहां पर देखो इन्होंने क्या कर रखा है, देखो ये ग्रुप 8 हो गया, ठीक है, और ग्रुप 0. इस टेबल को बनाओ आप, इन पार्ट्स को लिख लेना, इस टेबल को बनाओ, अभी बनाओ. ये टेबल बना ली, फोटो खींच के अपने पास रख लो, कुछ भी कर लो, जल्दी से काम करो इसमें. सेवंथ पीरियड फ्रांसियम वाला आएगा, इसमें लिखा नहीं है इन लोगों ने. ठीक है, हल्का हल्का बनाया ना, अब मैं जैसे जैसे बताता जाऊं टेबल फिल करते जाना. ठीक है, अगर फिल नहीं की हो तो. इसमें देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, उसने क्या बोला, यहां पर 0 ग्रुप और डाल देंगे. किसका, आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, इसके बाद क्रिप्टोन, जिसके बाद जीनोन, जिसके बाद रेडोन. ठीक है, हाँ, डाल दिया नोबल गैसेस का. वेरी गुड. ठीक है, अब क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब यहां पर देखो 8th वाले ग्रुप को छोड़ दो और 0 वाले को छोड़ दो, सबको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो. एक तो ये वाले टेबल और एक आप वाले टेबल पास में रखना बेटा. ये वाली टेबल और पास वाले आपके जो आपके टेबल है उन दोनों को पास में रखना. दोनों में हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, कंपैरिजन करेंगे. सॉरी. अब आप वाली टेबल में देखो फर्स्ट ग्रुप क्या है, आप वाली टेबल के फर्स्ट ग्रुप में क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. यहां पर भी फर्स्ट ग्रुप में यही है, दिख रहा है, सेम है, समझना, सेम है. दूसरे ग्रुप में आपके क्या है, आपके दूसरे ग्रुप में क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडोन. ठीक है, रेडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. ठीक है, थर्ड में क्या है आपके, हाँ, थर्ड आपका स्कैंडियम है, ध्यान रखना. थर्ड आपका क्या है, स्कैंडियम. अब स्कैंडियम को जो पूरा डी ब्लॉक है ना उसको छोड़ो और 13th ग्रुप पे आ जाओ, बोरोन एल्यूमिनियम वाला. आ गए, उस 13 ग्रुप पे आ जाओ. वहां क्या दे रखा है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम. उसने जो आपका न्यू मानो 13th ग्रुप का था, उसने 13 ग्रुप ना मान के उसने थर्ड कर दिया उसे. समझे. अब उसके बाद में 14th कौन सा है,
कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस जो टिन है, और लेड। ठीक है, इसने फिल कर दिया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। उसके बाद वाला कौन सा ग्रुप है आपकी पीरियोडिक टेबल में, समझते जाना, अभी सब सब चीजें क्लियर हो जाएगी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, ऑर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मिथ, ऑर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मिथ। उसके बाद कौन सा है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ओल्ड स्टाइल से टीपो, पोलेनियम, सब बताऊंगा। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, आपकी पीरियोडिक टेबल में क्या वहां पर कुछ और भी लिखा हुआ है? आपका 13 ग्रुप के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, थर्ड ए, देखो 13th ग्रुप जो लिखा हुआ है, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, वहां थर्ड ए लिखा हुआ है। डंकी वाली पीरियोडिक टेबल लाए होंगे, अगर आपने खुद इंटरनेट से लेके छाप आपको प्रिंट करा ली होगी, वो बात अलग है। थर्ड ए लिखा होता है वहां पर, ये थर्ड ए। वो थर्ड ए क्यों दिया गया है? क्योंकि वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आओ, अब आप उस पे आओ, स्कैंडियम पे, स्कैंडियम पे आओ। अब बताओ स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 21 है इसका। फोर एच टू थ्री डी वन, 4h2 3d1। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है तो 4h2 3d1। ठीक है, ठीक है, 4h2 3d1। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बोरोन या एल्यूमिनियम जैसा लग रहा है? हल्का हल्का। बोरोन का क्या होगा? H2 2h2 2p1। 2h2 2p1। तो क्या 2h2 2p1 जो बोरोन का है, क्या आपको उसका स्कैंडियम जैसा लग रहा है? 4h2 3d1। तो क्या इन्होंने एक जगह रख दिया इसे, एक ही ग्रुप में रख दिया, ए सेक्शन और ए और बी कर दिए। सेम चीज कार्बन के साथ देखो, कार्बन, सिलिकॉन या टाइटेनियम का साथ, टाइटेनियम का कंपेयर करो। जो वो ऐसा क्यों किया? क्योंकि हल्की हल्की सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टी थी। ठीक है, ये सेम चीज इन्होंने यहां पे किया। ठीक है, और एट्थ एट्थ वालों के लिए इन्होंने रोमन न्यूमरल में जो एट्थ ग्रुप था, उनको इन्होंने क्लासिफाई नहीं किया, वहां पर तीन तीन एलिमेंट रखे एक रो में, फेरस, कोबाल्ट, निकल, रुथेनियम, रेहेनियम और पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। ठीक है, तो अब रूल समझ लो इसको, अब ये रूल्स लिखते चले चलो एक एक करके। पहला रूल, पहला क्या है कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल ली, अभी बेटा इसके बाद भी अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, जो आपके पास है वो पीरियोडिक टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी को डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, ये अभी भी हिस्ट्री है। ठीक है, तो अपन यहां पर लिखेंगे दिस पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। लिखो, दिस पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है?
बताइए, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ, मेंडलीव पेरियोडिक लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। लिखो, सामने लिखा हुआ है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर, बोल बोल के लिखो जो याद हो जाएगा, आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद लिखो, नियरली 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। नियरली 63 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड। ही अरेंज द एलिमेंट, कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, 63 हुए थे 65 हुए थे, डजंट मैटर। आपको बस ध्यान क्या रखना है, मेंडलीव पेरियोडिक लॉ, कितनी हॉरिजॉन्टल रोज थी, कितने वर्टिकल कॉलम थे, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला गया है, वर्टिकल कॉलम को क्या बोला गया है, छापो। चलो, नोट्स बाद में बनाना है क्या तुम्हें अच्छे से? अभी अपन पढ़ ले डायरेक्ट। ठीक है, वेरी गुड। हाँ देखो तो सही, यस यस तो ऐसे हाथों हाथ रिप्लाई किया है, मतलब मेहनत नहीं करनी सही बताऊं तो किसी को, ठीक है, ऐसे हाथों हाथ फुर्ती से। ठीक है, नियरली 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम को फैमिली बोलते हैं। व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड, अपन ने उसको ग्रुप जीरो में डाल दिया था, कोई नहीं है, एक्सेप्ट जीरो एंड एर्थ, बाकी सबको अपन ने डिवाइड कर दिया है दो दो में, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, इन सब ग्रुप ए एलिमेंट ऑफ द एस एंड पी ब्लॉक वर प्लेस्ड, इन सब ग्रुप बी एलिमेंट ऑफ द डी ब्लॉक वर प्लेस्ड। सब ग्रुप बी में अपन ने एलिमेंट ऑफ द डी ब्लॉक प्लेस किए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम वगैरह प्लेस किए, आप वहां पर देखो। ठीक है, इसकी मेरिट क्या थी? इसकी मेरिट ये थी कि मोस्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन था ये, बेस्ड ऑन द वेट। मोस्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन था एटॉमिक वेट के बेसिस पर। ठीक है, ग्रुप के अंदर सब ग्रुप, जैसे आपका ये ग्रुप है ना, ये पूरा का पूरा ग्रुप है। अब इसमें आपने दो कर रखे हैं ना बेटा, ये सब ग्रुप, ये सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप बी। ठीक है ना? सब ग्रुप ए में एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट थे, और सब ग्रुप बी में डी ब्लॉक के एलिमेंट थे। अब देखो यहां पर सब ग्रुप ए, आपने देखा एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, और सब ग्रुप बी दिख रहा है आपको। इसमें कौन कौन से हैं? कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है? आपकी पीरियोडिक टेबल में देख के बताओ। डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, हाँ। इसकी मेरिट क्या थी? मोस्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन द वेट। ठीक है, ये ब्लैंक स्पेसेस वर लेफ्ट फॉर द येट अनडिस्कवर्ड, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक स्पेसेस छोड़ रखे थे इन्होंने, जो अभी तक अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, जो इन्होंने प्रेडिक्ट किए थे। ठीक है, लेटर later it was found that these elements were discovered and as predicted by the Mendeleev। तो एक एडवांटेज और थी कि अब समझो बेटा ये वाली बात, कि सब लोग पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं, पीरियोडिक टेबल बनाई जा रही है किसी रूल के बेसिस पर। कोई रूल के बेसिस पे आप उनको अरेंज कर रहे हो, आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का पेरियोडिसिटी देखते हुए उनको अरेंज किया। तो आप अगर मान लो आपके सामने आयोडीन नहीं डिस्कवर्ड होता, तो आप बोलते ना कि यार बोरोन के नीचे जो खाली जगह है ये भी एक हेलोजन होनी चाहिए, कुछ ऐसा बोलते नहीं बोलते। आप अगर पोटेशियम डिस्कवर्ड नहीं होता तो आप सोडियम के नीचे खाली जगह होती तो उसको क्या बोलते कि यार ये भी अल्कली मेटल की तरह बिहेवियर होना चाहिए, और जो हुआ, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, वो इस तरीके से डिस्कवर्ड हुए ना। ठीक है, तो यही
इन्होंने क्या किया, ब्लैंक स्पेसेस छोड़ रखे थे और उनको फिल करने के लिए लेटर बाद में जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए वो वहां पर फिल हो गए। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने छोड़ रखा था एका एल्यूमिनियम, ये देखो एका एल्यूमिनियम की जगह छोड़ रखी थी, मतलब एल्यूमिनियम के नीचे, ठीक है, एल्यूमिनियम के नीचे। तो इसका इन्होंने क्या किया, प्रेडिक्ट किया, क्या प्रेडिक्ट किया, एटॉमिक वेट, ठीक है। इन्होंने एटॉमिक वेट प्रेडिक्ट किया 68, आया कितना, 70। तो एक अच्छी प्रेडिक्शन है ना कि 68 प्रेडिक्ट किया था, 70 आ गया, चलो ठीक है, पास पास है। उसकी डेंसिटी प्रेडिक्ट की 5.9, आई 5.94। मेल्टिंग पॉइंट प्रेडिक्ट किया था उसका लो होना चाहिए, आया भी लो। गैलियम हाथ में रख के पिघल जाता है बेटा, हाथ के टेम्परेचर से पिघल जाता है गैलियम, ठीक है। इसके फॉर्मूला ऑक्साइड का इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, ये आगे पढ़ोगे, E2O3, ये डिस्कवर्ड भी ऐसे ही हुआ, ठीक है। क्लोराइड का फॉर्मूला भी डिस्कवर्ड हुआ। तो यूं समझो इन्होंने प्रेडिक्ट किया एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की रेप्लिका जिसे इन्होंने गैलियम बोला, एका सिलिकॉन जिसको इन्होंने जर्मेनियम बोला। तो इन्होंने इन एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट किया और इनको फाउंड भी ऐसे ही हुए। तो एक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की एक एडवांटेज थी कि इन्होंने फ्यूचर डिस्कवरी के लिए कुछ जगह छोड़ी, वो डिस्कवरी डिस्कवर्ड हुई और जिसके बाद प्रॉपर्टीज भी सेम मिला, ठीक है। अब राम गुप्ता बोल रहे हैं कि एक सीआईडी के एपिसोड में क्रिमिनल ने गैलियम के चाकू का यूज किया था। भाई गजब हो यार तुम लोग, मतलब कहां से कहां रिलेशनशिप जोड़ते हो, गजब, ठीक है। अब समझो, एका बोरोन को क्या बोलेंगे, स्कैंडियम, एका मैग्नीज को क्या बोलेंगे, टेक्नीशियम, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, सीता गीता अलग, सीता गीता मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम अलग मतलब एल्यूमिनियम गैलियम, ठीक है। सीता गीता अलग, बीएससी नहीं एमटेक है, सीता गीता अलग, बीएससी नहीं एमटेक है, ठीक है। एका बोरोन का होगा स्कैंडियम, ठीक है। एमटेक मतलब मैग्नीज और टेक्नीशियम, ठीक है। बेटा यार इतना तो हिंदी, देखो यार अगर आपको हिंदी में अगर आपको इतना इश्यू आ रहा है ना, तो अब मैं क्या बोलूं यार, अगर आपको डायरेक्टली याद करना है तो डायरेक्टली याद करो। ये ट्रिक तो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ जो मुझे बनी हुई है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही हिंदी में ट्रिक तो आप डायरेक्टली याद कर लो। एक का एल्यूमिनियम गैलियम हो जाएगा, एक का सिलिकॉन जर्मेनियम हो जाएगा, और एक का बोरोन आपका स्कैंडियम हो जाएगा, एक का मैग्नीज आपका टेक्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी ड्रॉबैक्स क्या थी, ऑल द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द, सारा क्लासिफिकेशन एटॉमिक वेट के बेसिस पे था, पर यहां पर आइसोटोप की कोई जगह नहीं थी। बताओ आइसोटोप क्या होते हैं, चिंता मत करो, जो सारा पढ़ा चुका हूं ना वो वापस रिपीट करवा लूंगा मैं आपसे, आप बस रिवाइज करते रहो। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है। हाँ, अगर रिवीजन करोगे तो पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि आप जवाब दे पाओगे, ठीक है। तो अब बताओ, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मासेस, जब एटॉमिक मास डिफरेंट है और तुम पीरियोडिक टेबल ये बोल रहे हो एटॉमिक मास के बेसिस पे, तो तुम एटॉमिक मास का क्राइटेरिया के हिसाब से तो उनको भी भरना चाहिए, नहीं तो उनको भी उनकी भी पोजीशन आनी चाहिए, नहीं। हाँ, ठीक है। ऑल्दो क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास बट देयर वाज नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन वाज नॉट क्लियर। क्योंकि पोजीशन क्या होती है, इसके एस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, बताओ बताओ, 1s1। क्या ये अल्कली मेटल की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, क्या प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल की तरह शो करेगा, नहीं, प्रॉपर्टीज ये हैलोजन की तरह शो करता है,
एक गैस है तो इसकी पोजीशन क्लियर नहीं थी, ठीक है। देयर वाज सम एलिमेंट विच डिड नॉट फॉलो द एटॉमिक वेट ऑर्डर, कुछ एलिमेंट थे जिनको जो एटॉमिक वेट का ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे थे, इनको क्या बोला गया, अनोमलस पेयर, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन की पोजीशन, उज्जवल कांत, वेरी गुड बेटा, हाइड्रोजन की पोजीशन तो अभी भी क्लियर नहीं है, अपन ने छोड़ रखा है उसे, भाई रहने दो, तू जहां है वही बढ़िया, ठीक है। हाँ, अनोमलस पेयर, अनोमलस पेयर कौन कौन से थे, जिनके एटॉमिक वेट उनकी पोजीशन को फॉलो नहीं करते थे, है ना। देखो कैसे, अब इसने क्या किया, मेंडलीव ने एक समझदारी लगाई। मेंडलीव ने समझदारी क्या लगाई कि इसने एटॉमिक वेट का फॉलो तो किया, जहां तक फॉलो करना था उसने एटॉमिक वेट का फॉलो किया, पर, है ना, इसने एटॉमिक वेट को फॉलो तो किया जहां तक फॉलो करना था, पर एक समझदारी ये लगाई कि जहां इसको सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखी ना, प्रायोरिटी सिमिलर प्रॉपर्टीज को दे दी। तो अगर एटॉमिक वेट को फॉलो करते ना तो आर्गन बाद में आता और पोटेशियम पहले आता, जबकि अपन जानते हैं आर्गन पहले आता है और पोटेशियम बाद में आता है। इसने क्या किया, पोटेशियम को पोटेशियम की जगह रखा, ठीक है, पोटेशियम को पोटेशियम की जगह रखा, क्योंकि वो अल्कली मेटल के साथ सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा था। पोटेशियम शो करेगा ना अल्कली मेटल के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी, ठीक है। और आर्गन नोबल गैस की जैसी, तो आर्गन को आर्गन की जगह रखा गया, पोटेशियम को बाद में रखा गया, मतलब जब आर्गन डिस्कवर हो गई तब, ठीक है। पर इसका फिर वो वाला रूल वायलेट हो गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक वेट कम होता है कंपेयर टू आर्गन। सेम चीज यहां पर आपका टेलुरियम में होगा 127.5 और आयोडीन का होता है 127, जबकि पेरियोडिक टेबल में टेलुरियम पहले आता है। नहीं, दिस इज ड्रॉबैक ऑफ द मॉडर्न मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, नहीं मेंडलीव पेरियोडिक टेबल, संजोग सिंह, मेंडलीव पेरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक है, ठीक है। कोबाल्ट और निकल का भी यही होता है, और थोरियम और प्रोमोथियम का भी यही होता है, पीए। एक देखना पीए क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोटेक्टियम, ठीक है, प्रोटेक्टियम का भी यही होता है, ठीक है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट के बेसिस पर नहीं है बेटा, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेसिस पर है, मोजलेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कल इस चीज को लर्न करेंगे आप, ठीक है। अब ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो यहां पर कोइनेज मेटल, जिन मेटल से कोइन बनते हैं वो होते हैं कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। दीज मेटल वर्क वंस यूज्ड एज अ करेंसी। अभी भी अपन कई बार गोल्ड के कॉइन्स दिवाली वगैरह पे खरीदते हैं, अपन ने कई बार कॉपर के सिक्के भी खरीदे हुए हैं, देखे हुए हैं, और कई बार अपने दादी नानी से सुना हुआ है कि हमारे समय में कॉपर के सिक्के भी चलते थे, ठीक है, सुना होगा ना आपने। हाँ, नोबल मेटल, नोबल मेटल क्या है, ये वो मेटल है जो लेस, वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे आपका सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और मर्क्यूरी, ठीक है। सिल्वर, गोल्ड, अभी आपने देखा होगा कई बार 2-2, 3-3 हजार साल पुराना दबा हुआ सोना मिल जाता है, वो क्यों मिलता है, दबा हुआ सोना, कभी आपने देखा होगा ना खजाना मिलता है दबा हुआ, वो क्यों है, प्लेटिनम मिल जाता है, क्यों, क्योंकि वो कभी किसी के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, इतना नोबल मेटल होता है। इसके लिए आपको एक्वा रीजिया जैसे सब्सटेंस, बहुत खतरनाक एसिड वगैरह लाने पड़ते हैं रिएक्ट करवाने के लिए, ठीक है। हाँ, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, एलिमेंट बियॉन्ड द यूरेनियम आर नोन एज ट्रांस यूरेनियम। मैं आपसे पूछूं, क्या मुझे आप बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं यहां पर, ठीक है।
आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, बताइए। प्लूटोनियम, क्यूरियम, बताइए इनमें से कितने ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट है? वेरी गुड, एक, दो और तीन। कैसे देख के बताया? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट आपने देखा कि यूरेनियम का 92 होता है और यूरेनियम का 92 होता है ट्रांस यूरेनियम, मतलब यूरेनियम के बाद में। तो हम लोगों ने एटॉमिक नंबर देख के बता दिया। ठीक है, ये सवाल डायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कौन से हो गए? एलिमेंट बियॉन्ड द यूरेनियम। ठीक है, हाँ। अब जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है उन्हें ब्रिजिंग एलिमेंट बोला जाता है। सुनो, थर्ड पीरियड एलिमेंट आर कॉल्ड ब्रिजिंग एलिमेंट बिकॉज, आप समझो, यहां देखो आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट बताओ कौन कौन से हैं, बताइए थर्ड पीरियड के एलिमेंट। देखो बताओ मुझे कौन कौन से हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं? थर्ड पीरियड बोला है मैंने, ग्रुप नहीं बोला। थर्ड पीरियड, हाँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। और फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट आ जा रहे हैं बताइए? फोर्थ पीरियड में हर ग्रुप के उसमें बॉक्स में कितने एलिमेंट आ जा रहे हैं? दो दो। देखो फोर्थ पीरियड में क्या हो रहा है? पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम, जिंक, गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, टाइटेनियम, दो दो आ जा रहे हैं ना? ठीक है, हाँ, दो दो एलिमेंट आ जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? सोडियम इन दोनों के बीच का ब्रिज का काम कर रहा है। सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज, ब्रिज का काम कर रहे हैं ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट जब ब्रिज का काम कर रहे हैं तो आप उन्हें क्या बोलोगे? ब्रिजिंग एलिमेंट। इतना हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन दी नहीं है, जो जैसा लगा वैसा ऑब्जर्व बता दिया गया है। बताओ है या नहीं है? ब्रिजिंग, ब्रीजिंग नहीं है, BR। हाँ तो ये Được, तो apa này? कोटा में कौन कौन है भाई? Vì của tay trẻ. इतने शोर में कैसे पढ़ाई हो जाती है बेटा आपकी? पीछे भजन चल रहे हैं। ये तो बहुत, थोड़ा ध्यान रखो बेटा। त्योहार तो आते हैं पर मनाओ भी सही, कोई दिक्कत नहीं है, पर यूं होता है ना, पढ़ाई डिस्टर्ब मत होने दो। एकदम से लाइट ब्लिंक कर गई तो इंटरनेट चला गया था शायद। ठीक है, हाँ। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है? डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है? कुछ एलिमेंट जो डायगोनली आपकी पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, आपकी पीरियोडिक टेबल में। देखो
क्या लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के डायगोनल में एग्जिस्ट करते हैं क्या? डायगोनल मतलब समझते हो ना? अगर डायगोनल देखा जाए तो किसी स्क्वायर को जो दो पॉइंट्स होंगे वो डायगोनली कनेक्ट होंगे, ठीक है, डायगोनल। तो क्या लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं? यस, वेरी गुड, ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। बेरिलियम और एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, बोरोन और सिलिकॉन डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। अब याद कैसे किया जाए इनको अभी बता दूंगा, ठीक है? ठीक है, कि अब मेंडलीव ने क्या किया था, जैसे जैसे प्रेडिक्शन की ना उसने, वैसे वैसे कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का करेक्शन भी किया, ठीक है, एटॉमिक वेट का करेक्शन भी किया। और वो एटॉमिक वेट का करेक्शन था यूरेनियम के केस में, बेरिलियम के केस में, इंडियम के केस में, गोल्ड के केस में, प्लेटिनम के केस में, ठीक है। बेटा अगर आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है ना तो आप इनके लिए इंटरनेट पे ढूंढ भी सकते हो, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको इंग्लिश में, ठीक है। यूं बेईमान इंसान गोल्ड और प्लेटिनम चुराते हैं। यूं, यूं का क्या हो गया? यूं, बेईमान का बीई, इंसान का आईएन, गोल्ड का ये गोल्ड और प्लेटिनम का प्लेटिनम। यूं बेईमान इंसान गोल्ड और प्लेटिनम चुराते हैं। ये किसकी ट्रिक है? ये जो एलिमेंट का एटॉमिक वेट करेक्शन किया था ना, ठीक है, जो एलिमेंट का एटॉमिक वेट करेक्शन किया था ना, उनकी ट्रिक है। हर्षवर्धन बेटा ये इंडियम का देखना पड़ेगा, इंडिया के नाम पे है या नहीं। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि फॉरेनर अपनी टेक्निक्स को तो इतना रेस्पेक्ट देते भी नहीं है भैया, ठीक है। बताओ क्या ट्रिक है, को बताओ कौन कौन से एलिमेंट का एटॉमिक वेट करेक्शन किया था मेंडलीव ने? बताओ कौन कौन से एटॉमिक वेट का कौन कौन से एटॉमिक वेट का कौन कौन से एलिमेंट का एटॉमिक वेट करेक्शन किया था? इसका ट्रिक क्या है? यूं बेईमान इंसान गोल्ड और प्लेटिनम चुराते हैं। समझ में आया? यू फॉर यूरेनियम, ठीक है। अब एनोमलस पेयर आपने लर्न किया था, एनोमलस पेयर क्या थे? जिसको भी जो भी डाउट है अभी रुको, अभी अपन डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। अनोमलस पेयर क्या था? जहां पर एटॉमिक वेट उनकी प्रॉपर्टीज के साथ उसमें नहीं था, सिंक्रोनस में नहीं था, ठीक है। तो आप याद करोगे, आमिर खान तेरी इच्छा, आमिर खान मतलब ऑर्गन पोटेशियम, तेरी इच्छा मतलब टेलुरियम आयोडीन, कोक नहीं ठंडी पेप्सी, कोक नहीं ठंडी पेप्सी, मतलब कोक मतलब कोबाल्ट, नहीं मतलब निकिल, ठंडी मतलब थोरियम, पेप्सी मतलब प्रोटेक्टियम। आमिर खान तेरी इच्छा, कोक नहीं ठंडी पेप्सी, ठीक है। ये किसके हैं? अनोमलस पेयर्स के, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप का याद करो, लाई मांगकर बैंगन आलू भिंडी सीता, लाई मांगकर, लाई मांगकर बैंगन आलू भिंडी सीता, इसको याद करना है फॉर डायगोनल रिलेशनशिप। लाई मांगकर मतलब लिथियम और मैग्नीशियम, बैंगन आलू बेरिलियम और एल्यूमिनियम, भिंडी सीता बोरोन और सिलिकॉन। जिसको हिंदी समझ में नहीं आती, जिसको याद नहीं होती है, वो इनको डायरेक्टली याद कर ले या फिर अपने हिसाब से कोई ट्रिक ढूंढ ले और मुझे भी बताए, ठीक है। हाँ, एनोमलस पेयर का देखिए, आमिर खान ए आर ऑर्गन पोटेशियम, तेरी इच्छा टेलुरियम आयोडीन, कोक नहीं कोबाल्ट निकल और ठंडी पेप्सी, ठीक है, ठंडी पेप्सी, थोरियम प्रोटेक्टियम। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है?
जो एलिमेंट डायगोनल, कुछ एलिमेंट होते हैं जिनके बीच में सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, वो डायगोनली पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग जनरली बोलते हैं कि ग्रुप वाले एलिमेंट में सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, नहीं, कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो डायगोनली एग्जिस्ट करते हैं और उनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन और सिलिकॉन। यार तुम लोगों ने मजाक ही बना रखा है, बार बार सेम चीज पूछ रहे हो। जब ध्यान दिए, जब बताया था तब ध्यान क्यों नहीं दिया एनोमलस पेयर का? जिनका एटॉमिक वेट इंक्रीज तो नहीं, मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनका एटॉमिक वेट इंक्रीज नहीं करता है। ठीक है, ये सीता गीता अलग अलग है, बीएससी नहीं एमटेक करो। ठीक है, आज का सिलेबस यहीं तक रखते हैं, कल अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे मोजले के एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, इस चीज को याद करके आना पूरे के पूरे। ठीक है, होमवर्क आपके पास होगा, वहां पर आपका क्वांटम नंबर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और रेस 6 किसके बेसिस पे है? पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे है क्या? बाय का मतलब क्या है सौम्या बंसल? बाय का मतलब क्या है बेटा? अभी तो अपना डाउट क्लियर होंगे ना? रेस 6 पीरियोडिक टेबल पे है क्या? रेस 5 दी थी ना कल मैंने। रेस 6, रेस 5 देखता हूं मेरे को। रेस 5 है, रेस 5 भी कर सकते हो बेटा आप तो। रेस 5 भी हो जाएगी, जेड इफेक्टिव पर है। ठीक है, रेस 6, हाँ रेस 6 रुको, अभी रेस 6 बाद में करेंगे, रेस 5 करके ले आना। ऐसे करो, रेस 5 कल डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ रेस 5 जिसको आज डिस्कस करनी है वो आज कर सकते, रेस 5 कल डिस्कस करेंगे, आज अपन बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसको जिसको डाउट है वो अपना हैंड रेस कर सकता है, मैं जिसको नाम बोलूंगा वो अपना बोल के डाउट पूछ लेगा। ठीक है, प्रिंस कुमार बताइए बेटा क्या डाउट है? गुड इवनिंग सर। हेलो हाँ बताइए हेलो बेटा, हाँ बताइए सर, पूछ रहे थे जो डायगोनल रिलेशनशिप आप बताए हैं एलिमेंट्स बेटा। जो अभी होते वो हैं। नहीं, अभी आप पहले शीट का पूछो डाउट, वो चीज ठीक बाद है। में शीट का पूछो। जिसको नो शीट सर। में डाउट है वो पूछे। शीट में होमवर्क सर कर लिया बेटा आपने सारा का सारा? यस सर, सीट सॉल्व हो गया है। वेरी गुड वेरी गुड। शीट में जिसको डाउट है वो पूछे। मैं हैंड लो कर देता हूं सबके, ठीक है ना? जिसको शीट में डाउट है एक्सरसाइज O1 O2 और S1 में, वो अपने हैंड रेस कर ले। हाँ, श्रेयस, विजय, कामा, आपने सॉल्यूशन देख चुके हो ना बेटा आप? ई सॉल्यूशंस, श्रेयस बेटा अपना बताइए क्या डाउट है? हेलो सर। ई सर सॉल्यूशन देख लिए थे ना बेटा? नहीं सर, मैं रेस की बात नहीं कर रहा बेटा, शीट की बात कर रहा हूँ अभी। एक्सरसाइज का सर, एक्सरसाइज। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन। आपने ई सॉल्यूशन देख लिए थे ना इसके? नहीं सर। बेटा वहां पर ई सॉल्यूशंस भी हैं, आपको दिख पता चला? नहीं कहा सर। यहाँ जो साइड में एक कोड लिखा हुआ है इसको वहां पर टाइप करो। बाकी लोग बोलो, बाकी लोगों को ई सॉल्यूशन मिला नहीं मिला? यस सर यस सर, ln प्लस f पर जाने पर एक्सरसाइज सॉल्यूशन सॉल्यूशन पे है। ऑप्शन आएगा। एक्सरसाइज सॉल्यूशन पर सॉल्यूशन वो आएगा बेटा। ठीक है, उसमें चैप्टर और टॉपिक सेलेक्ट आज करना है। आज तो पूछ लो, फिर अगले बार से थोड़ा देख लेना। ठीक है, सेकंड वाला बताओ, क्या इसमें क्या डाउट आ रहा है बेटा? तो समझ नहीं आया क्वेश्चन। बताओ, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। It is known that atom contain protons, neutrons and electrons.
if mass of neutron is assumed to half of its original value, ठीक whereas है, that of अभी मान लो एटम का मास है, मास ऑफ एटम है ma, ये किससे मिलके बना हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन से, ठीक है बेटा, रिप्लाई करो जल्दी जल्दी, प्रोसीड करें फिर अपन। yes sir, ठीक है, अब इसमें क्या बोला हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन assumed to be half of its value, mn dash equals to mn divided by 2, ठीक है, और प्रोटॉन का डबल कर दिया है, mp dash equals to 2 times of mp, ये कर दिया। अब बताओ इसमें एटॉमिक मास ऑफ द 6c14, तो इसमें बताओ क्या होगा। अब यहाँ बाकी बताओ 6c14, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 6 प्रोटॉन, और यहाँ पर इसका मास है मतलब 6 mp। अब बताओ कितने न्यूट्रॉन थे बेटा इसमें, 8 न्यूट्रॉन, वेरी गुड, ठीक है, 6 mp और 8 mn, ठीक है। अब इसमें मास ऑफ प्रोटॉन तो आपने क्या कर दिया, हाफ, 6 इंटू mn डिवाइड बाय 2, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन तो डबल कर दिया ना, ठीक है, प्लस आपने कर दिया 8 इंटू mn डिवाइड बाय 2, सही है बेटा। नया मास ऐसे लिख देंगे अपन, yes sir, लिख देंगे ना। अगर नए वाले में कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर mp डैश mn डैश होएगा, yes sir, ये ऐसे लिख दिया, फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, और आप जानते हो mp अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू mn होता है, yes, कर दोगे अब, yes sir, thank you, ठीक है। इसके बाद बताइए दिशांत कुमार पटेल, श्रेयस सर, अपना हैंड लो कर लो बेटा। सर S2 का 8, S1 का 8, S1 का 8, उससे पहले सारे हो गए बेटा, हाँ सर सारे। H1 का 8 सवाल, फाइंड द सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, आपने ई सॉल्यूशन देखा था बेटा इसका, नहीं सर मुझे पता नहीं था, पर मैंने वो ठीक है। आंसर फिर देखा तो उस आंसर की से फिर थोड़ा हेल्प मिल गया। बताओ Fe प्लस एक्स इक्वल टू 4.89 दे रखा है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, सर 2, यार कॉमेडी ना करो यार ऐसे, बेटा ये आगे की डिजिट होती है ना, यही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है इसमें 4। अब सोल्व हो जाएगा, हाँ सर अब हो जाए। इसमें जीरो मत ठीक है। काउंट करना, क्योंकि Fe जीरो के लिए भी ये चीज आएगी, ठीक है, ये Fe जीरो मत काउंट करना, सर इसमें वैल्यू अज्यूम तो नहीं करनी, बस वैल्यू नहीं पुट कर कर, दिया देखो देखो आप देखो, इसमें आप आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो डायरेक्ट, लिख दिया, यस। ये ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम हो गया आयरन वाला, बंधु हाँ या ना बोलो। यस सर। अब बताओ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 4, 4, तो Fe जीरो वाला भी केस हो गया। अब बताओ अब कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, कितना चार्ज आयरन पे लाया जाए कि इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन वापस हो जाए, क्या Fe2 प्लस में भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, यस सर होंगे। Fe3 प्लस में होंगे, हाँ सर होंगे। कॉमेडी चल रही है क्या बेटा, सर ध्यान दो, Fe3 प्लस निकालो, 2 तो यहाँ से निकाल दिए, एक यहाँ से निकल जाएगा, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5, तो इसमें नहीं होगा। Fe4 प्लस में होगा, हाँ सर होंगे, 4 होंगे। 4 होंगे। कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले आपने, सर एक तो 4s2 में से दो निकल जाएंगे, फिर 3D में से एक निकल जाएगा और लास्ट वाला एक निकल जाएगा। वेरी गुड, दोनों 2 3D में से भी निकल जाएंगे, तो ये वाला और ये वाला आपका आंसर होगा, और इनका डिफरेंस आएगा सम ऑफ मिनिमम एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जितेंद्र ठाकुर बताइए बेटा क्या डाउट है। हेलो सर। हाँ बताइए। अरे इस वाले क्वेश्चन में आ रहा था, वो सेकंड वाले में वो क्लियर हो गया था, और एक इसमें आ रखा है
ना 11th में किसके, कौन सी एक्सरसाइज के 11th में? O1 के। आपने ई सॉल्यूशन देखा था बेटा? सर नहीं देखा, वो मिला नहीं। ठीक है, ओवन का 11th बताइए, इसमें क्या डाउट है बेटा, सर बताइए। सर ये KLMN इसको शेल मानना है ना, शेल है नहीं है? हाँ, आपका के शेल होता है n इक्वल टू 1 वाला, और एल होता है n इक्वल टू 2 वाला, और m होता है l इक्वल टू 3 वाला, n होता है l इक्वल टू 4 वाला, KLM। ठीक है, यस ठीक है सर, यही पूछना था। शुभांशु राव बताइए बेटा क्या डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज S1 का। S1 का 3। तो इसका सॉल्यूशन देखा था लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है, समझ ये में मैंने नहीं आया ये मैंने solution कल सब आपको ठीक से। बताया था, याद है ना, इमेजिन यूनिवर्स वाली प्रॉब्लम का हाँ यस सर। बताया था ना? आप समझ में आया कैसे करना है, कि बताना है, बताओ। सर मैं सॉल्यूशन इसका आप ही बताया, मैं चेक किया था मगर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही तो वापस समझा बताता दीजिए। हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है, मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताओ। How many electrons are possible for the first period of periodic table if azimuthal quantum number can have integral values from 0 to n plus 1? N is equal to shell number and other rules are remaining same to form तो periodic जब table. अपन एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है अपन को उसका n+l रूल फॉलो करना। ठीक है, Yes, sir. तो आप क्या देखते हो, l इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। आपने ऐसे डायग्राम बनाया था बेटा, 1s Yes, sir. 1p एंड 1d, करेक्ट है? n इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यू क्या क्या होगी? 1s. Yes, sir. l की वैल्यू क्या क्या होगी? So 0 1 2. 0 1 2 होगी ना? तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के लिए 2s 2p 2d एंड 2f। ठीक है, Yes, sir. n इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू क्या क्या होगी बताइए? 0 1 2 एंड 2s 2p 0 1 2 3. 3। तो 3 क्वांटम नंबर, 3 एजिमुथल क्वांटम नंबर के लिए कौन सा सबशेल होता है? Sir, D. बाकी लोग बताइए। F. F। F ठीक है, हाँ F होता है। ठीक है, D था। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें रेलगाड़ी चला दो। समझे? ऐसा डायगोनली काटते चले जाओ, कोई स्केल लेके, कोई स्केल लेके, कोई पेन लेके भी जमा सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या आएगा बताओ? 1s, फिर 1p 1p, फिर 1p 2s 1p 2s, फिर 2d यार तुक्के लगा रहे हो 1d क्या आप? 1d। अब बताइए। नो सर 1d। हाँ, फर्स्ट पीरियड में कहां से कहां तक एलिमेंट आए? 1s और 1p के ना, क्योंकि जहां पे 2s आ गया वहां पर तो सेकंड पीरियड स्टार्ट हो गया। 3p। ठीक है, वहां पर पूछा क्या है, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे? यस सर 2 तो और 8 फर्स्ट पीरियड में 6 कितना होगा? 2 और 6 8। यस सर 8 एलिमेंट। 15 के। ठीक है, ठीक है सर। अब दिव्यांशु सिंह बताइए, इसके अलावा कोई डाउट है बेटा? No, sir. शुभांशु, दिव्यांशु सिंह बताइए No, बेटा क्या sir. डाउट है? सर S1 का क्वेश्चन नंबर 6। S1 का क्वेश्चन नंबर 6। सर S1 का क्वेश्चन नंबर 6। Find the sum of maximum unpaired electron present in the 1 5g and 1 6g orbital। बताइए बेटा, 1 5g ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 5g and 1 6g का ही मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, इसका क्या मतलब होगा? वही तो ट्रिक है बेटा,
बताओ 5G, एक 5G ऑर्बिटल और एक, हम लोग मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। 1 5G ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम? कोई और बताएगा मुझे? 18 18 80 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां, ऑर्बिटल बोला हुआ है, आपसे सबशेल नहीं बोला हुआ। एक ऑर्बिटल बोला है तो 2 2 4 हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों फुल्ली फिल्ड है ऑर्बिटल 5G का, तो आपके पास, ठीक है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, पर उसने बोला हुआ है मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन केवल एक हो सकता है और दूसरे में भी एक हो सकता है। ये 5G और ये 6G, तो आंसर आएगा 2। दिव्यांशु समझ में आया? यस सर। ठीक है बेटा, और पूछिए। एंड सर O2 का क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, कौन बोल रहा है? Which of the following has a maximum number of unpaired electron? बेटा इसमें बताइए ना, यहाँ पर Fe0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है और यहाँ पर +2 है। बताइए कौन सा आंसर होगा? सॉरी, यहाँ आयरन मैग्नीज है। यस सर, अब समझ गए। पहले हम ये Fe से समझ रहा हूँ, ठीक है। उमा बाती शाह, बताइए बेटा क्या डाउट है? सर O1 का क्वेश्चन नंबर 15। सर यूरेनियम में नंबर ऑफ सेल कितने हैं? O1 का O1 का क्वेश्चन नंबर 15। आप बताइए बेटा। सर मेरा आंसर 7 आ रहा है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होंगे क्या? पॉसिबल शेल बोला उसने। अगर मान लो आपने 7 माना, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अगर आप एनर्जी देते हो, क्या वो ऊपर वाले शेल में एक्साइट हो सकता है ना? हाँ सर, कहीं पे भी हो सकता है। यस सर। बेटा आप मत जवाब दो, उनको जवाब देने दो। तुम बात, ठीक है। सर नहीं पहले तो आपका नाम बताओ मेरे को, आपका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता। सर उमा बोती साहा। सर हम बंगाली है तो आपको, मैं आपको उमा बोलूं तो चलेगा? हाँ सर चलेगा। हाँ हाँ, आप बताओ। अब ये देखो यहाँ पर कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पर है? 7th शेल में। आपने ये चीज देखा, ठीक है। हाँ सर। 7th में मान लो आपने देखा ये वाला, क्या वो उसको अगर एनर्जी दे तो वो क्या एक्साइट होके वो ऊपर वाले शेल में जा सकता है? बताइए बेटा। हाँ सर। जा सकता है ना? तो अगर फिर वहां से भी एक्साइट दे तो क्या वो ऊपर और जा सकता है? तो इसका मतलब 7th शेल से 8th शेल में आ गया, 8th से 9th में चला गया। तो ऐसे कितने शेल्स है? इनफाइनाइट। हाँ सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है बेटा। हाँ सर। इसके अलावा कोई डाउट है आपको और? नहीं सर, यही था। आशीष कुमार, बताइए बेटा क्या डाउट है? सर O2 का 15 क्वेश्चन नंबर है सर। बताइए क्या डाउट है इसमें? ऑप्शन ए समझ में नहीं आ रहा सर। आप बोलिए तो। DZ2 ऑर्बिटल हैज डिफरेंट। DZ² होता है, DZ2 नहीं होता। बोलिए। DZ2 ऑर्बिटल हैज डिफरेंट शेप फ्रॉम रेस्ट ऑफ ऑल d ऑर्बिटल। सही है गलत है? सर समझ में नहीं आ रहा सर। आपने याद कर रखी है क्या DZ की, d ऑर्बिटल्स की शेप याद करी थी आपने? मैंने बोला था याद करना है। यस सर। क्या होती है बताइए? DXY की शेप क्या होती है? DX² - Y² की शेप क्या होती है? डबल डम्बल सर।
डबल डंबल कैसा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डबल डंबल तो होता है, पर कैसा होता है? कौन सी एक्सिस पे लाई करता है? कृति सोनी बताइए बेटा, आपको याद हो तो बताइए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहाँ पे होता है? कृति सोनी। सर एक्चुअली ये y एक्स एक्सिस और y एक्सिस पे लाई करता है, इसकी जो यस, डी एक्स वाई कहाँ पे लाई करता है? सर प्लीज बताइए, डी एक्स वाई कहाँ लाई करता है? सर x एंड y के बीच में। वेरी गुड। डी जेड स्क्वायर का शेप बाकी लोगों से डिफरेंट क्यों होता है, बाकी ऑर्बिटल से? सर एक्चुअली इसके अंदर दो नोड्स होते हैं, एक मतलब एक अप साइड और एक डाउन साइड, और बीच में डोनट शेप होता है। डोनट शेप होता है, दो नोडल कोन होते हैं, नोडल प्लेन नहीं होते इसमें, ठीक है। आशीष, अब आपको समझ में आया ये वाला सवाल? यस सर। और इसके बाद वाला पॉइंट बोलो, फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ ए कैटायन इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज रिमूव्ड फ्रॉम द फोरेस। ये सही है कि गलत है, बताइए। विपिन शर्मा बताइए बेटा, ये गलत है कि सही है स्टेटमेंट? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन है, क्योंकि किसी से में भी रिमूव कर सकते, फोरेस जरूरी नहीं है। हाँ, जब 3D का होता है, जब डी ऑर्बिटल का होता है, वो भी फोर्थ पीरियड का, तब फोरेस से रिमूव करते हैं, ठीक है। अगर सोडियम की बात होगी तो आप फोरेस से काहे रिमूव करोगे, आप 3s से रिमूव करोगे। समझदार हो रहे हो यार तुम लोग तो। जिंक पी ब्लॉक एलिमेंट होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये भी पता होगा आपको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, ये गलत है। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिसाइडेड होती है, ठीक है। राजवीर बताइए बेटा, क्या डाउट है? सर 2-3 डाउट है। O1 का सर जो थर्ड वाला है उसका, उसमें सर ऑप्शन ए आना चाहिए था शायद। नहीं समझ में आया। Two monoatomic cation and are isoelectronic. X plus and Y 2 plus are isoelectronic बेटा। Then बताइए, both X and Y सेम इलेक्ट्रॉन होंगे कि? बेटा X plus और Y 2 plus में सेम इलेक्ट्रॉन है, तो X और Y में सेम कैसे हो जाएंगे बेटा? सर ये इसका सर वो तो वो निकल गया ना सर उसके, जैसे इसमें +2 है तो 2 निकल गए इसके, और इसमें +1 है तो इसका 1 निकल गया, और कॉन्जिक्यूटिव दे रखा है अपन को, तो सर दोनों मतलब। अच्छा ये बताओ, 21 X इक्वल टू 21 है और एक Y इक्वल टू आपका 22 है, तो क्या इनके X प्लस और Y 2 प्लस आइसोइलेक्ट्रॉनिक है क्या? नो, X प्लस और यस सर होंगे ना। तो क्या X और Y आइसोइलेक्ट्रॉनिक है क्या? X और Y आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यस सर हो जाएंगे। बेटा ये कहाँ हो जाएंगे, हो ही नहीं रहे तो। एक में 21 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक में 22 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सर लेकिन उनकी कैटायन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यस सर, वही तो ऊपर लिखा। अब वो एलिमेंट न्यूट्रल स्टेट में आइसो इलेक्ट्रॉनिक थोड़े ना होंगे, वो बोला है बोथ एलिमेंट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो गलत है ना? यस सर गलत है ये तो, ठीक है। और Yes, फिर sir. बोला टोटल नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोर इन एलिमेंट एक्स देन वाई, बताओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 में मोर है देन वाई के कंपैरिजन में, जबकि इसने एक्स में बताया हुआ है मोर। टोटल नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोर इन वाई देन एक्स। आंसर क्या दे रखा है इसका सर आंसर ये दे रखा है डी वाला, सर सी वाला, सॉरी सी यस सर सही है। और सर और उसके बाद सर 13th वाला एक बार बता दीजिए, 13th वाला इसका ही। इफ नाइट्रोजन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s7 और रियल, अगर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी एनर्जी लो होनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो बताइए कौन सा रूल वायलेट करता है ये, बताओ। 1s7 होके 1s7 होगा तो सर पॉली एक्सक्लूसिव भी वायलेट करेगा, पॉली एक्सक्लूसिव करेगा, और हुनस्टूल तो नहीं, पॉली ही करेगा बेटा। यस सर। ठीक है, उसके अलावा ऑफ बाउ भी करेगा सर। इसके बाद आप लोगों की क्लास है ना? 45। यस सर। इसके बाद आप इसके बाद डाउट बताइए बेटा, जल्दी बोलो। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका आगे पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी वेलोसिटी सेम टाइम पे डिटरमाइन नहीं कर सकते आप, ये प्रिंसिपल होते हैं। हाँ बताओ इसके बाद, राजवीर इसके बाद डाउट बताओ।
S2 का सर लास्ट वाला भी नहीं आया 15th वाला। H2 अभी करवाई नहीं है बेटा। सर कल आपने बोला था सर। H2 नहीं बोला था मैंने, O1 O2 एंड S1 बोला था। ओके सर। अच्छी बात है, आपने कर लिया ना, बहुत बढ़िया बात है, कल डिस्कस कर लेंगे। हाँ कृति सोनी बताइए बेटा क्या डाउट है। Sir, O1 exercise question number 7. For an electron present in which of the following orbital for which n plus l plus m plus s value is maximum, consider the maximum possible value for m and minimum possible value for ms। अब इन सब में देख लो बेटा, ठीक है, इन सब में आप चेक कर करके देखते जाओ। बताओ इसमें n और l क्या है, n क्या है बेटा इसमें? तो फर्स्ट में 3 है, सेकंड में 5 है, थर्ड में 4 है और 5 फोर्थ में 5। ठीक है, यहाँ पर l की वैल्यू क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 2। ठीक है, यहाँ पर m की वैल्यू मैक्सिमम, m की वैल्यू मिनिमम कंसिडर करनी है, नहीं मैक्सिमम m कंसिडर करना और मिनिमम ms। तो यहाँ पर m की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी बताइए बेटा? 3 1 बताओ बेटा, मैक्सिमम वैल्यू m की कितनी होगी 1। यहाँ पर कितनी होगी m की वैल्यू मैक्सिमम 1, यहाँ पर कितनी होगी 2 और यहाँ पर कितनी होगी 0। l की वैल्यू 0 है ना यहाँ पे। सब में ms की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी -12। समझ में आ रहा है कृति? यस सर। आप जोड़ के दिखा सकते हो सब में? यस सर। ठीक है, सुभाष खोकर, इसके अलावा कोई डाउट है बेटा? सुभाष खोकर इसमें रेस में मेरे को सुनाई में नहीं दे रहा बेटा सर। जेड इफेक्टिव में। चलो ऐसे करो, ये वाले डाउट मुझसे LN प्लस में पूछ लेना। मैंने आपके पिछले वाले सारे जवाब दे दिए थे, आप लोगों ने करीब 70-80 सवाल पूछे थे मेरे से वहां पे। ठीक है, टाइम हो गया। हाँ अभी टाइम हो चुका है, आप क्लास अटेंड करो, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। कल रेस 5 और बाकी की क्वांटम की शीट याद रखना, यही सॉल्यूशन से आप देख सकते हो, पहले वहां से देख लेना, फिर डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ओके सर। हमारे